Hello everyone, I welcome you all in today's video lecture session. In this class, we will discuss some more auxiliaries and models. Okay, now let's begin. First of all, let's start with the use of have to or has to. Have to or has to is used to show necessity or compulsion. Have to या हैज़ टू का प्रयोग आवश्यकता नेसेसिटी और कंपल्सन मजबूरी या बाध्यता को शो करने के लिए दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी इन स्कूल एट 10। आपको 10 बजे स्कूल में होना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड दिस डेज। आपको इन दिनों कड़ी मेहनत करनी होगी। He has to cook his own meals. उसे अपना भोजन स्वयं पकाना होगा। Students, you can notice here in the first example have to, in the second example have to, and in the third example has to are used to show necessity or compulsion. Clear? All right. Next point is नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बोथ वेज। जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं हैव टू और हैज़ टू से, वो दोनों तरीके से होते हैं, इदिस्ट और इन अदर वर्ड्स विथ और विदाउट डू, यानी डू के प्रयोग से और बिना डू के, डू के साथ या उसके बिना भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म्ड किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़न्ट टू कुक हिज ओन मील्स। उसे अपना भोजन स्वयं या खुद नहीं बनाना पड़ता। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ही डजंट हैव टू कुक हिज ओन मील्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैवंट टू वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, या इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल, हैज़ ही टू कुक हिज ओन मील्स। क्या उसे अपना भोजन स्वयं पकाना पड़ता है? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डज ही हैव टू कुक हिज ओन मील्स। क्या उसे अपना भोजन खुद पकाना पड़ता है? दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। फोर्थ एग्जाम्पल, हैव यू टू वर्क हार्ड। क्या आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? और डू यू हैव टू वर्क हार्ड। क्या आपको कड़ी मेहनत करनी है? दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। So, with the help of these examples, it can be said that negative and interrogative sentences are formed both ways, with or without do. Okay, now let's see the next use of have to or has to. Have to or has to expresses necessity or obligation forced by external forces or circumstances. हैव टू या हैज़ टू एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, नेसेसिटी आवश्यकता, और ऑब्लिगेशन दायित्व, फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहरी ताकतें हैं या सरकमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे मजबूर होकर के उनके द्वारा उत्पन्न किए गए नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है। नीड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन फेल्ट फ्रॉम विद इन और एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकर्स अथॉरिटी। नीड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नीड का भी प्रयोग आवश्यकता या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि फेल्ट फ्रॉम विद इन, अर्थात जो भीतर से महसूस किया गया हो, अथवा एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकर्स अथॉरिटी, स्पीकर्स अथॉरिटी के द्वारा
एक्सप्रेस किया गया हो। With the help of these examples, it is clear that need is also used to express necessity or obligation. Next, must is used to express very strong obligation. जब बहुत strong obligation दायित्व की बात आए, कोई ज़्यादा दायित्व हो, जिस चीज़ से ऐसा लगता हो कि हमारा जो दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, वो बहुत ज़्यादा है इसके प्रति, तो वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द नेशन। हमें राष्ट्र के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्र के नियमों का पालन करना एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, राइट। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ हैड टू। अब हैड टू का प्रयोग सीखते हैं। हैड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। हैड टू का भी प्रयोग नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या दायित्व बोध के लिए किया जाता है इन द पास्ट टेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द विलेजर्स हैड टू यूज किरोसिन लैम्प 10 years ago। ग्रामीणों को 10 साल पहले मिट्टी के दीपक का उपयोग करना पड़ता था। एज अ चाइल्ड आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। एक बच्चे के रूप में मुझे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से पास्ट टेंस में नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट के रूप में दिया हुआ है। हैड टू इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ हैव टू, हैज टू, मस्ट एंड नीड। क्लियर। यूज टू का प्रयोग यूज टू गोज विद द इन्फिनिटिव ऑफ द अदर वर्ब्स टू मेक द हैबिचुअल पास्ट टेंस। हैबिचुअल पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू हेल्प मी। वह मेरी सहायता किया करता था। दिस सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल, यूज्ड ही टू हेल्प यू। क्या वह आपकी सहायता किया करता था? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल, ही यूज नॉट टू हेल्प यू। वह आपकी मदद नहीं किया करता था। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही नेवर यूज टू हेल्प यू। वह कभी आपकी मदद नहीं करता था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज्ड के बाद टू लगा है और उसके बाद मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब के पहले टू जब लगाया जाता है तो वो वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यूज टू गोज विद द इन्फिनेटिव ऑफ अदर वर्ब्स टू मेक द हैबिचुअल पास्ट टेंस। और यहाँ पर यूज्ड लगा करके पास्ट टेंस में हैबिचुअल पास्ट टेंस बनाया गया है। इस तरह से यूज टू का प्रयोग हैबिचुअल पास्ट टेंस के रूप में किया गया है। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। टू डू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है? क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? डू यू बेथ एवरी डे। क्या आप रोज स्नान करते हैं? वेयर डिड यू मीट हर। तुम उससे कहाँ मिले या आप उससे कहाँ मिले? इन दिस एग्जाम्पल्स डज, डू and did are helping verbs which are used here to form interrogative sentences. Now the next use of to do is as a helping verb to form negative sentences. To do यानी does, do और did का प्रयोग helping verb के रूप में to form negative sentences, negative sentence को form करने में किया जाता है। For example, she does not or doesn't love me. वह मुझसे प्यार नहीं करती। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू नॉट और डोंट वॉन्ट कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी नहीं पसंद करता या मैं कॉफ़ी नहीं चाहता या मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट कॉफ़ी। थर्ड एग्जाम्पल, ही डिड नॉट और डिडंट हेल्प हर। उसने उसकी मदद या हेल्प, सहायता नहीं किया। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं डज, डू और डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने में इनका प्रयोग किया गया है।
अर्थात डज, डू और डिड के बाद नॉट लगाकर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ टू डू इज एज अ हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ सेंटेंस एम्फेटिक, एक सहायक क्रिया के रूप में जिससे कि सेंटेंस को एम्फेटिक यानी प्रभावी बनाया जा सके, उस रूप में भी टू डू का प्रयोग किया जाता है। टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब टू मेक अ सेंटेंस एम्फेटिक, सेंटेंस को एम्फेटिक प्रभावी बनाने के लिए डू, डिड और डज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता तो हूँ या मैं गरीबों की मदद करता हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए आई के बाद डू का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में डिड यू गो देयर, यस आई डिड गो देयर। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे? हाँ मैं वहाँ गया था। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आप देख सकते हैं यस आई डिड गो देयर, आई के बाद डिड का प्रयोग किया गया है पास्ट टेंस में। दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू, हाँ मैं वहाँ गया था। तो इस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, स्टेटमेंट को एम्फेटिक प्रभावी बनाने के लिए द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू डू आर यूज्ड। थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई डू स्मोक बट नॉट एट पब्लिक प्लेसेस, मैं धूम्रपान करता हूँ लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। यहाँ पर भी आई के बाद डू का प्रयोग किया गया है जिससे कि सेंटेंस प्रभावी हो सके, एम्फेटिक हो सके। तो इस प्रकार से द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू डू आर यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस एम्फेटिक। ओके, नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ टू डू एज अ प्रिंसिपल वर्ब। टू डू का प्रयोग, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू डू आर यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में टू डू का प्रयोग। एज अ ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स टू परफॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, सकर्मक क्रिया के रूप में इसका अर्थ है परफॉर्म करना यानी कार्य करना, प्रदर्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, रवि डिड हिज वर्क ऑल राइट, रवि ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पर डिड का जो अर्थ है वो परफॉर्म से है, रवि परफॉर्म्ड हिज वर्क ऑल राइट। नेक्स्ट, एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, अकर्मक क्रिया के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, डू एज आई टेल यू, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा करो। यहाँ पर डू का अर्थ है टू एक्ट यानी कार्य करना, डू एज आई टेल यू। सेकेंड एग्जाम्पल, विल दैट डू, यहाँ पर डू का अर्थ है बी एनफ यानी पर्याप्त होना, क्या वो पर्याप्त होगा। थर्ड एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट मोर मनी, 20 रुपीज़ विल डू, मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, 20 रुपये से काम चल जाएगा। यानी 20 रुपीज़ विल डू मीन्स यहाँ पर डू का अर्थ है बी एनफ यानी 20 रुपये पर्याप्त होंगे। इस प्रकार से यूज ऑफ टू डू एज अ प्रिंसिपल वर्ब, टू डू का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, प्रधान क्रिया के रूप में। एज अ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसका अर्थ है टू परफॉर्म, डू का अर्थ है परफॉर्म। और एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया के रूप में, डू का अर्थ है एक्ट या बी एनफ। नेक्स्ट, to do as a substitute for the preceding verb, it avoids repetition. The forms of the verb to do are used as a substitute for the preceding verb. Substitute विकल्प के रूप में for the preceding verbs यानी जो पूर्ववर्ती क्रिया है उसके विकल्प के रूप में it avoids repetition, इससे पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि डज नॉट वर्क हार्ड, इफ ही डज ही विल पास। यहाँ पर डज का अर्थ है वर्क्स यानी डज के स्थान पर जो प्रीसीडिंग वर्ब है वर्क, उसका प्रयोग न करके हमने टू डू वर्ब का प्रयोग किया है, डज का प्रयोग किया है, जिससे कि सेम प्रीसीडिंग वर्ब रिपीट न हो। रवि डज नॉट वर्क हार्ड, इफ ही डज ही विल पास।
रवि कड़ी मेहनत नहीं करता है, यदि वह करता है तो वह पास हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी रन्स हार्डर देन आई डू। यहाँ पर डू जो वर्ब है उसका अर्थ है रन, प्रीसीडिंग वर्ब क्या है, रन्स, यानी सेम वर्ब को रिपीट न करके यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वर्ब टू डू का यूज किया गया है, डू का यूज किया गया है, जिसका अर्थ है रन। शी रन्स हार्डर देन आई रन, ये न लिख करके हम ये लिख सकते हैं शी रन्स हार्डर देन आई डू, वह मेरे मुकाबले ज़्यादा तेज दौड़ती है। ओके, नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ शैल। Shall with the first person is used to express simple future. Shall का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन अर्थात I और we के साथ सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। सेकेंड, शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज यूज्ड। शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन अर्थात यू एंड थर्ड पर्सन ही और शी के साथ टू एक्सप्रेस अ कमांड, आदेश व्यक्त करने के लिए, कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू इट, आप इसे करेंगे। ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, वह कल ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है और शैल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ टू एक्सप्रेस कमांड के लिए, यानी आदेश व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ शैल इज शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ थ्रेट। शैल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है वी, WEV। सेकेंड पर्सन में यू आएगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही, मस्कुलिन जेंडर में सिंगुलर, और शी थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर। इट थर्ड पर्सन में न्यूट्रल सिंगुलर होता है और दे भी थर्ड पर्सन में प्लूरल थर्ड पर्सन जेंडर न्यूट्रल सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर बात की गई है शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी जो सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और दे के साथ इसका प्रयोग थ्रेट के लिए किया जाता है, धमकी देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए दंडित किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर योर मिसबिहेवियर विद द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल के साथ दुर्व्यवहार के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ही थर्ड पर्सन में आता है और यू सेकेंड पर्सन में आता है और इसके साथ जो शैल का प्रयोग हुआ है, यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ शैल इज शैल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, वादा निभाने के लिए, प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल गेट लीव टुडे, आपको आज छुट्टी मिलेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, शी शैल गेट अ रिवार्ड फॉर हर फेथफुलनेस और लॉयल्टी, उसे उसकी वफादारी के लिए इनाम मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में यू सेकेंड पर्सन में आता है और सेकेंड एग्जाम्पल शी कम्स इन द थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ
प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए, वादा निभाने के लिए यहाँ पर शैल का प्रयोग किया गया है। जनरली शैल इज यूज्ड with the pronouns of the first person I and we, but here promise is expressed, so shall has been used with the pronouns of the second and third person. Next, in interrogative sentences, shall is used with the first person to express an offer or suggestion. Offer या suggestion को express करने के लिए, किसी प्रस्ताव या सुझाव को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किसी प्रस्ताव या सुझाव को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोलूँगा? शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए यह पत्र पोस्ट करूँगा? शैल वी सिट डाउन हियर, क्या हम यहाँ बैठेंगे? यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हैं और यहाँ पर शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किया गया है। क्यों? टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन, किसी प्रस्ताव या सुझाव को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट यूज ऑफ शैल इज विद द थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट दे के साथ शैल शोज कमांड और विश ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। शैल क्या प्रदर्शित करता है? कमांड और विश ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। कमांड आज्ञा या विश इच्छा, ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड उस व्यक्ति की जिसको एड्रेस किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, शैल ही कैरी योर लगेज, क्या वह आपका सामान ले आएगा? शैल ही कैरी योर लगेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ विल। अब आइए हम लोग विल के प्रयोग के बारे में सीखते हैं। विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यू और ही शी इट दे के साथ विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, यू विल एग्री दैट लद्दाख इज अ कोल्ड प्लेस, आप सहमत होंगे कि लद्दाख एक ठंडी जगह है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में ही, जो कि थर्ड पर्सन में आता है, और सेकेंड एग्जाम्पल में यू सेकेंड पर्सन में आता है। इन पर्सन्स के साथ अर्थात सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द यूज ऑफ विल इज विल विद द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड। फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और ऑफर। विलिंगनेस इच्छा या ऑफर प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, मैं आपकी यथासंभव मदद करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल कैरी दैट बैग फॉर यू, मैं आपके लिए वह बैग ले जाऊँगा। नेक्स्ट, विल विद द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंशन और प्रॉमिस। अगर कोई इंटेंशन इरादा या प्रॉमिस वादा करने की बात हो, एक्सप्रेस करना हो, तो भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो होम टू सी माई अंकल, मैं अपने चाचा को देखने घर जाऊंगा या मैं अपने चाचा से मिलने घर जाऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल कम इन टाइम, हम समय पर आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आई और सेकेंड एग्जाम्पल में डब्लू
These are the pronouns of the first person, and here intention or promise is expressed, so will has been used here. Next area of the use of will is will with the first person to express threat. will का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ थ्रेट यानी धमकी को एक्सप्रेस करने के लिए, धमकी देने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा. आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा. तो यहाँ पे एक तरह से धमकी दी जा रही है. आई विल पनिश यू, आई विल टीच यू अ लेसन. राइट. नेक्स्ट, विल विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस रेजोल्यूशन. संकल्प व्यक्त करने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूंगा. आई विल डू और डाई. सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल रूट आउट करप्शन, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से संकल्प व्यक्त किया गया है. मैं करूँगा या मरूंगा, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे. आई विल डू और डाई, वी विल रूट आउट करप्शन. तो इस प्रकार से यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट यूज ऑफ विल इज विल विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड, मैं अपने मातृभूमि की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा. सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक एग्स, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं अंडे नहीं लूँगा, मैं एक सख्त शाकाहारी हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं आई विल ले डाउन माई लाइफ, मैं अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा. आई विल नॉट टेक एग्स, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस शोज डिटर्मिनेशन. यहाँ पर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की बात की गई है. तो इस प्रकार से विल फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल इज यूज्ड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यू और ही, शी, इट एंड दे के साथ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विल यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे कृपया, या कृपया आप क्या दरवाज़ा खोलेंगे. विल यू लेंड मी योर सेल फोन फॉर अ डे, क्या आप मुझे अपना सेल फोन एक दिन के लिए उधार देंगे. विल ही रिसीव अस एट द स्टेशन, क्या वह हमें स्टेशन पर रिसीव करेंगे. इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स, ऑल द एग्जाम्पल्स आर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विल का प्रयोग किया गया है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ. यू सेकेंड पर्सन में आता है और ही थर्ड पर्सन में. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस विद सेकेंड पर्सन एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और इन्विटेशन आल्सो. सेकेंड पर्सन के साथ क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट प्रार्थना और इन्विटेशन आमंत्रण को व्यक्त करता है. फॉर एग्जाम्पल, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय की परवाह करेंगे या क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे. Here are some points that you all should keep in your mind. Where discipline is a must, जहाँ पर अनुशासन की बात की जाए, and is observed strictly, और उसे कड़ाई से ऑब्जर्व किया जाए, उसे कड़ाई से देखा जाए, उसका पालन कड़ाई से कराना हो, तो ऐसी स्थिति में will is used to issue orders. ऐसी स्थिति में ऑर्डर्स इश्यू करने के लिए, आदेश जारी करने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर्स विल अपीयर प्रॉपरली ड्रेस्ड इन पब्लिक प्लेसेस, अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर ठीक से कपड़े पहने दिखाई देंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लैग्स विल बी फ्लोन
इन द ऑनर ऑफ द विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले प्रधानमंत्री के सम्मान में झंडे फहराए जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल, ऑल न्यू कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। सभी नए उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि डिसिप्लिन की बात की गई है और उसे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया गया है। देयरफॉर टू इश्यू ऑर्डर्स विल हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ शुड की। शुड का प्रयोग एज अ पास्ट टेंस ऑफ शैल। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, तो एज अ पास्ट टेंस ऑफ शैल के रूप में आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड दैट दे शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे। उसने कहा कि उन्हें सोमवार को मंडे को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड का प्रयोग एज अ पास्ट टेंस ऑफ शैल के रूप में किया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और एडवाइस। कर्तव्य या सलाह व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द नीडी और पुअर। हमें ज़रूरतमंद या गरीबों की मदद करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वी शुड हेल्प द नीडी और पुअर। ये हमारा कर्तव्य है, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना। और सेकेंड एग्जाम्पल में ही शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक प्रकार से एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज टू एक्सप्रेस पर्पस। शुड का अगला प्रयोग है टू एक्सप्रेस पर्पस। उद्देश्य व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। वह कठोर मेहनत करती है, कहीं ऐसा न हो कि वह फेल हो जाए। वी टुक अ टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हमने टैक्सी लिया, टैक्सी पकड़ी, कहीं ऐसा न हो कि हम ट्रेन मिस कर जाएं, ट्रेन हमारी छूट न जाए, इसलिए हमने टैक्सी ली। वी टुक अ टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। थर्ड एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी शुड पास द एग्जामिनेशन। उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी शुड पास द एग्जामिनेशन। उसने कठोर मेहनत की जिससे कि वह परीक्षा में पास हो सके। नेक्स्ट, शुड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुड दे प्ले वेल दे विल विन। वे अच्छी तरह से खेले तो वे जीतेंगे। शुड ही सी मी ही वुड नो मी एट वंस। उसने मुझे देखा तो वह तुरंत मुझे जान लेगा। शुड इज आल्सो यूज्ड टू शो एन एजम्पशन और इन्फ्रेंस। एक धारणा या अनुमान दिखाने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी हियर बाय नाउ। अब तक उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। दे शुड बी हियर बाय नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड हैव डन योर ड्यूटी। आपको अपना कर्तव्य कर लेना चाहिए। यू शुड हैव डन योर ड्यूटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न यूज ऑफ वुड विच इज़ पास्ट टेंस ऑफ विल। विल का पास्ट टेंस वुड होता है और यहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग सीखेंगे। सो फर्स्ट एरिया ऑफ द यूज ऑफ वुड इज टू डिनोट द पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल और शैल का जो पास्ट टेंस होता है उस रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड गो। उसने कहा कि वह जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वुड लुक इनटू द मैटर। उसने कहा कि वह मामले को देखेगी। यहाँ पर विल का पास्ट टेंस वुड प्रयोग हुआ है और ये दोनों एग्जाम्पल इनडायरेक्ट स्पीच के हैं। Next use of would is to express a habitual activity in the past.
पास्ट में, भूतकाल में, अतीत में एक अभ्यस्त गतिविधि को व्यक्त करने के लिए, कोई आदत संबंधी क्रियाकलाप, एक्टिविटी, गतिविधि को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वुड गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे पिता सुबह टहलने जाते थे, यानी मेरे पिता की सुबह टहलने जाने की आदत थी। सो हियर वुड डिनोट्स हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे। मेरी दादी पूरे दिन धूप में बैठती और बातें करती। यहाँ पर भी वुड का प्रयोग ग्रैंड मदर की पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र अनुरोध के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय लेंगे? वुड यू टेक अ कप ऑफ टी? यहाँ पर वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज? क्या आप कृपया खिड़की खोलेंगे? वुड यू ओपन द विंडो प्लीज? नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज टू एक्सप्रेस अ विश। विश एक्सप्रेस करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर यंग अगेन। काश मैं फिर से युवा हो जाता। वुड दैट आई वर यंग अगेन। वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर अ किंग। तो यहाँ पर विश एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस। वरीयता व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वुड रैदर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊँगा। भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबल, असंभव और अनरियल कंडीशन या अवास्तविक स्थिति। इम्प्रोबेबल मीन्स असंभव एंड अनरियल कंडीशन दैट मीन्स अवास्तविक स्थिति। तो वुड का प्रयोग असंभव या अवास्तविक स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वन द सेमीफाइनल मैच आई वुड प्ले फॉर द फाइनल मैच। यदि मैं सेमीफाइनल मैच जीता तो मैं फाइनल मैच खेलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई वर कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट दैट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता, आई वुड टेक यू टू द मून। तो मैं आपको चाँद पर ले जाता। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं आपको चाँद पर ले जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड शी हेल्प मी आई वुड हैव पास्ड। अगर उसने मेरी मदद की होती तो मैं पास हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई वन द लॉटरी प्राइज आई वुड बिल्ड अ टेम्पल। यदि मैं लॉटरी पुरस्कार जीता तो मैं एक मंदिर का निर्माण करूँगा। In all these examples, you can notice that would expresses improbable or unreal condition. Alright, now we will learn the use of can and could. Can is used for all persons in the present tense. सभी persons के लिए can का प्रयोग present tense में होता है। Could is used for all persons in the past tense. और कुड का प्रयोग सभी पर्सन्स के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट्स लर्न अबाउट द यूज ऑफ कैन। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन का प्रयोग परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए, अनुमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो होम नाउ। अब आप घर जा सकते हैं। इट मीन्स आई गिव यू परमिशन टू गो। मैं आपको जाने की अनुमति देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन नॉट प्लग द फ्लावर्स। आप फूल नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर परमिशन के लिए, टू एक्सप्रेस परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट यूज ऑफ कैन इज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। क्षमता को व्यक्त करने के लिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी कैन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इट मीन्स आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ। यानी यहाँ पर एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का प्रयोग किया गया है। आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इट मीन्स आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मैं जानता हूँ कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो इस प्रकार से कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। नेक्स्ट यूज ऑफ कैन इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। यहाँ गलती करना एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन। दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी दुर्घटना होना एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है। सो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस possibility. Next point that you should keep in mind, can't help and couldn't help are idioms. Can't help और couldn't help idioms हैं, मुहावरे हैं। It means can't avoid और couldn't avoid. Let's see the examples. I have a bad cold. I can't help sneezing. मुझे सर्दी जुकाम है, मैं छींकने से अपने आप को रोक नहीं सकता। हियर कांट हेल्प मीन्स कांट अवॉइड। सेकेंड एग्जाम्पल, द पीपल कुडंट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लाउन। क्लाउन को देखकर लोग अपने आप को हंसने से रोक नहीं सके। द पीपल कुडंट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लाउन। हियर कुडंट हेल्प मीन्स कुडंट अवॉइड। स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दैट could must be used to express ability, permission and possibility when the main verb is in the past tense. जब main verb past tense में होती है तो could का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए to express ability, क्षमता व्यक्त करने के लिए, permission अनुमति and possibility संभावना। जब मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कुड का प्रयोग किया जाना चाहिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। क्षमता, अनुमति और संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर। आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंगर। यहाँ पर कुड का प्रयोग एबिलिटी के लिए किया गया है, क्षमता व्यक्त करने के लिए। जब मैं छोटा था तब मैं अच्छी तरह तैर सकता था। दे कुड गो आउट वेन एवर दे वॉन्टेड। वे जब चाहें बाहर जा सकते थे। यहाँ पर कुड का प्रयोग परमिशन के लिए, अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी हैड द मनी वी कुड बाय दैट हाउस। यदि हमारे पास पैसा होता तो हम उस घर को खरीद सकते थे। हियर कुड हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। यहाँ पर कुड का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का प्रयोग विनम्र अनुरोध को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। कुड यू लेंड मी योर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। कृपया क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या आप कुछ मिनट इंतज़ार कर सकते हैं। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द यूज ऑफ कुड एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ मे एंड माइट। द फॉर्म मे इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड ऑफ द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के सभी पर्सन्स के साथ मे का प्रयोग किया जाता है। माइट इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स ऑफ द पास्ट टेंस। और माइट का प्रयोग सभी पर्सन्स जो पास्ट टेंस के हैं उनके साथ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ मे। मे इज़ यूज्ड
टू एक्सप्रेस और टू सीक परमिशन। मे का प्रयोग परमिशन अनुमति व्यक्त करने के लिए या अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लीव नाउ, हियर आई परमिट यू टू लीव। आप अब जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ यहाँ से जाने की। यू मे लीव नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल, मे आई यूज़ योर पेन। क्या मैं आपकी कलम यूज कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर मे का प्रयोग परमिशन प्राप्त करने के लिए, फॉर सीकिंग परमिशन। थर्ड एग्जाम्पल, माइट आई यूज़ योर पेन। हियर माइट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। हियर माइट शोज ग्रेटर हेजिटेशन और डिफरेंस। The second question is also more polite. Next point, may is used to express possibility. may का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना है। इट माइट रेन टुडे। ही मे कम टुडे। वह आज आ सकता है। ही माइट कम टुडे। सो हियर माइट एक्सप्रेसेस ग्रेटर डाउट दैन मे. It suggests remote possibility. Next point, may is used to express a wish. may का प्रयोग wish express करने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, may you live long. आप दीर्घायु हो। may he have good health. उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। In these examples, use of may expresses a wish. Next point, to express purpose, might must be used when the main verb of the sentence is in the past tense. सेंटेंस की क्रिया जब past tense में हो तो वहाँ पर might का प्रयोग किया जाना चाहिए। To express permission, for example, he said that I might borrow his book. उसने कहा कि मैं उसकी पुस्तक उधार ले सकता था। The principal said that the boy might go. प्रधानाचार्य ने कहा कि लड़का जा सकता था। So here to express permission, might has been used. Next point, use of might to express possibility. संभावना व्यक्त करने के लिए might का प्रयोग किया जाता है। For example, रवि said that he might go abroad next month. रवि ने कहा कि वह अगले महीने विदेश जा सकता था। Next point, to express speculation about past action. past action के speculation के लिए, उसके बारे में आकलन करने के लिए might का प्रयोग किया जाता है। might have is used for past time. past time के लिए might have का प्रयोग होगा। रवि told me that शीला might have finished her work. रवि ने मुझसे बताया कि शीला ने शायद अपना काम खत्म कर लिया था। This medicine might have cured your cough. यह दवा आपकी खांसी को ठीक कर सकती थी। Now please keep in mind, both may and might are used to suggest there is a good reason. may and might दोनों का प्रयोग to suggest there is a good reason के लिए किया जाता है। For example, you may as well as say so. You might just as well as go as not. So there is just as much to be said in favor of going as against it. Now let's see the use of must. Must refers to the present or the future tense. Must किसको refer करता है? Present tense को या future tense को। Must is used to denote compulsion. यानी अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए, कोई मजबूरी या अनिवार्यता, इसके लिए मस्ट का प्रयोग। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। द एम्प्लॉय मस्ट ओबे हिज बॉस। कर्मचारी को अपने बॉस की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। सो हियर द यूज ऑफ मस्ट डिनोट्स कंपल्सन। नेक्स्ट, टू डिनोट सर्टेनिटी फॉर स्ट्रांग बिलीफ। मस्ट का प्रयोग सर्टेनिटी को डिनोट करने के लिए, फॉर स्ट्रांग बिलीफ,
मजबूत विश्वास के लिए निश्चितता को निरूपित करना। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, सभी को जल्द या बाद में मरना होगा। एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड एंड पेरिश, सभी को वृद्ध व नाशवान होना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिनोट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मुझे आपसे पुनः अवश्य मिलना चाहिए। आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, पक्की बाध्यता, एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू, हमें वर्च्यू का अभ्यास करना चाहिए, पुण्य का अभ्यास करना चाहिए। सो दिस इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। दिस इज़ आवर ऑब्लिगेशन, ये हमारा कर्तव्य है। टू डिनोट पॉसिबिलिटी और इन्फ्रेंस, संभावना या अनुमान को निरूपित करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। शी मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ही मस्ट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, वह अब तक स्टेशन अवश्य पहुंच गया होगा। So here to denote possibility or inference, must has been used in these examples. Okay, now let's talk about the use of ought. Ought refers to present, past or future tense. Ought present, past या future tense को refer करता है, संदर्भित करता है। Ought is used to denote the sense of duty or moral obligation. ought का प्रयोग कर्तव्य या नैतिक दायित्व की भावना को निरूपित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ought टू प्रिपेयर देयर लेसन वेल, छात्रों को अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। वी ought टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। सो द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन फोर्सेस फ्रॉम विद इन, देयर इज नो आउटसाइड फोर्स और compulsion, right? Next point, to denote strong probability, strong probability के लिए भी ought का प्रयोग किया जाता है। For example, he ought to pass this time, इस बार उसे पास हो जाना चाहिए। Now let's talk about the use of dare and need. Dare and need are very peculiar verbs indeed. They can be used as main verbs. They are then followed by to plus first form of the verb. For example, she dares to disobey her master. वह अपने मालिक की अवज्ञा करने का साहस करती है। She dared to call her husband a fool. उसने अपने पति को मूर्ख कहने का साहस किया। He needs to speak more slowly. उसे और अधिक धीरे बोलने की आवश्यकता है। It needed to be done with care. इसे सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया गया है। मीन्स डेयर एंड नीड आर फॉलोड बाय टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Next point, dare and need can form their negatives and interrogatives with the help of do, just like other verbs. Dare और need अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को फॉर्म कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अदर वर्ब्स करती हैं with the help of do. For example, she doesn't dare to disobey her master. वह अपने मालिक की अवज्ञा करने का साहस नहीं करती। Does she dare to disobey her master? क्या वह अपने मालिक की अवज्ञा करने का साहस करती है? नेक्स्ट, it did not need to be done with care. इसे सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, did it need to be done with care?
क्या इसे सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता थी? So, with the help of these examples, it's clear that dare and need can form their negatives and interrogatives with the help of do, just like other verbs. Now, there are some important points that you should remember. When used as main verbs, dare and need are followed by to plus infinitive. Next thing that you should keep in mind is that need and dare can also be used as modal auxiliaries to form negative and interrogative sentences. Need और dare का प्रयोग modal auxiliaries की तरह किया जा सकता है to form negative and interrogative sentences, negative और interrogative sentence form करने के लिए, बनाने के लिए. Then they behave like can, must, shall, etc. For example, he dare not touch this wire. She need not stay here. Need he go there? Dare he say these words to my face? Now, let's see the use of need. Need is used to express necessity or obligation. Need का प्रयोग necessity, आवश्यकता या obligation के लिए, दायित्व के लिए किया जाता है. He need not buy a motorcycle. उसे मोटरसाइकिल खरीदने की आवश्यकता नहीं है. Need I go there? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? Next, use of dare. Dare is used to denote. Dare का प्रयोग किया जाता है to venture, जोखिम का काम करने, और have courage या साहस के लिए. For example, I dare not touch the wire. He dare not refuse me help. Dare he do it? Now the next use of dare is to challenge or defy. चुनौती या अवहेलना करने के लिए भी dare का प्रयोग किया जाता है. For example, I dare you to face me. He dared me to go there. The expression I dare say simply means perhaps. Students, that's all about today's class.